पढ़नी थी परिवार, हम लोग कल पढ़ चुके थे। ये क्वेश्चन इस बार ही नेट में पूछा गया था, इस बार, बहुत पीछे पीछे की बात नहीं बता रहे, इस बार ही नेट में पूछा गया था कि, और जो लोगों ने दिया होगा उन्हें पता होगा कि ये परिवार, ये पूछा गया था इस बार उसमें नेट के पेपर में। तो इसका मतलब इम्पोर्टेंट तो है ही भाई, और इम्पोर्टेंट है इसीलिए आपको पढ़ना भी है। यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत की, कि परिवार की उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत दिए गए, परिवार की उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांतों के बारे में बात की गई। ठीक है, इनको हमें पढ़ना है। हम लोगों ने बात करी थी कल की क्लास में कि परिवार जो है वो एक बहुत ही प्राचीन संस्था है, यानी परिवार एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कि सबसे पुरानी है। और इसके बारे में हम लोगों ने कौन सा स्टेटमेंट पढ़ा था कि परिवार ही वो संस्था है जिससे मनुष्य आदिम अवस्था से अपने साथ लेकर के आया है। याद आ रही है ये लाइन? परिवार ही एक ऐसी संस्था है जिससे कि मनुष्य आदिम अवस्था से अपने साथ लेकर के आया है। और इसीलिए परिवार पर कई सारे सोशियोलॉजिस्ट ने, कई सारे समाजशास्त्रियों ने अपने विचार भी दिए। अब यहाँ पर हमारे सामने परिवार के कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं, जिन्हें कि आपको वो सिद्धांत याद करने कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। ठीक है, सबसे पहला सिद्धांत आता है प्राचीन सिद्धांत, जिसको देने वाले हैं आपके प्लेटो और अरस्तु। ठीक है, ये परिवार का प्राचीन सिद्धांत है कि परिवार की उत्पत्ति कैसे हुई और परिवार किस तरीके से एक संस्था के रूप में, एक इंस्टीट्यूशन के रूप में हमारे बीच उभर करके आता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यौन साम्यवाद का सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं सेक्स कम्युनिज्म थियरी, थियरी ऑफ सेक्स कम्युनिज्म, मयंक, जिसको हम कहते हैं थियरी ऑफ सेक्स कम्युनिज्म। और इसको दिया था एल.एच. मॉर्गन ने, जिनका पूरा नाम था लुइस हेनरी मॉर्गन, और लुबाक फ्रेजर ने, एल फ्रेजर। ठीक है, अच्छा, दूसरा सिद्धांत आता है विकासवादी सिद्धांत, यानी परिवार विकसित कैसे हुए, है ना, परिवार का विकासवादी सिद्धांत। इसको दिया था बैकोफन ने। बैकोफन एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए और बाद में लुइस हेनरी मॉर्गन ने इसे फेमस किया। ये विकासवादी सिद्धांत है। इसके बाद आता है मात्र सत्तात्मक सिद्धांत, यानी मैट्रियार्कल थियरी ऑफ फैमिली, जिसको दिया था रॉबर्ट ब्रिफॉल्ट ने अपनी पुस्तक दी मदर में। ये बुक इस बार भी पूछी गई थी। ठीक है, जिसको दिया था रॉबर्ट ब्रिफॉल्ट ने अपनी सर, इसका परिवार का विकासवादी सर किसने दिया? परिवार का विकासवादी। सर आप स्क्रीन पे नहीं, सर आप स्क्रीन पे नहीं लिख रहे हैं क्या? सर बोल ही रहे हैं आप। नहीं, मैं स्क्रीन पर ही लिख रहा हूँ। अच्छा सॉरी, सर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं कर रहा सर। नहीं मैंने प्रेजेंट ही नहीं किया, सॉरी, भूल गया मैं, एक सेकंड। ओके सर। ठीक है, अब दिख रहा है? अब दिख रहा होगा? यस सर, दिख रहा है। यानी जो हमारा प्राचीन सिद्धांत है, यानी हमारी प्रिमिटिव थियरी जो है वो दी है प्लेटो और अरस्तु ने। इसके बाद जो सेक्स कम्युनिज्म की थियरी है वो दी है लुइस हेनरी मॉर्गन और लुबक फ्रेजर ने। जो हमारा विकासवादी सिद्धांत है डेवलपमेंट थियरी ऑफ फैमिली, इसको दिया है बैकोफन ने और बाद में इसको लुइस हेनरी मॉर्गन ने पॉपुलर किया। इसके बाद आता है मात्र सत्तात्मक सिद्धांत, यानी मैट्रियार्कल थियरी, जिसको दिया है रॉबर्ट ब्रिफॉल्ट ने अपनी पुस्तक दी मदर में। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ द फैमिली इज एक विवाही, मोनोगैमस थियरी, है ना। मोनोगैमी की जो थियरी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है परिवार के संदर्भ में। तो वो किसने दी है? वो दी है वेस्टरमार्क ने, ई वेस्टरमार्क, और अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में। यहां तक आप इसको नोट कर लीजिए पहले तो, जो मतलब जिस तरीके से बता रहा हूं मैं। सबसे पहले प्रिमिटिव थियरी, उसके बाद सेक्स कम्युनिज्म थियरी, फिर विकासवादी सिद्धांत, फिर मैट्रियार्कल थियरी, फिर मोनोगैमस थियरी। अच्छा, जब हमने ये सारी चीजें देख ली, जब हमने ये पढ़ लिया, तब आइए हम देख लेते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से हमें सारे नहीं पढ़ने हैं, इसमें से हमें दो चीजों का ध्यान रखना है कि पहला तो हमें पढ़ना है यौन साम्यवाद का सिद्धांत, यानी कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म और
दूसरा हमें पढ़ना है एक विवाही सिद्धांत, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको अगर याद भी है तभी भी काम चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बार नेट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि, और जानते हैं कैसे पूछा गया था? इन सभी को ऊपर नीचे कर दिया गया था और कहा गया था कि इनको सीक्वेंस से लगाइए, इनको क्रम से लगाइए, ठीक है। अच्छा, पहला जो है, तो मॉर्गन ने क्या बताया कि फैमिली भाई कोई एक दिन में डेवलप नहीं हो गई है, जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि परिवार आ गया, परिवार मॉर्गन कहते हैं कोई एक दिन में डेवलप होने वाली चीज नहीं है, बल्कि परिवार कई एक लंबी प्रक्रिया के चलते परिवार का उद्भव हुआ है। परिवार एक लंबी प्रक्रिया के चलते जो है इमर्ज होकर के आज हमारे बीच आए हैं। यानी जैसा परिवार का स्वरूप हम आज देखते हैं, जरूरी नहीं है कि वैसा ही परिवार का स्वरूप हमेशा हमारे बीच रहा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, है ना। तो अब होता क्या है, परिवार की जो थियरी है इसमें से जो हमारा सेक्सुअल बिहेवियर एंड ये जो हमारा सेक्सुअल प्रिमिटिव कम्युनिज्म की थियरी है, इसको जो है हम लोगों ने मॉर्गन की थियरी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जिसको हम कहते हैं सेक्स कम्युनिज्म थियरी, ठीक है। मॉर्गन कहते हैं कि इस थियरी में परिवार जो विकसित हुए हैं, परिवार का विकास कुछ चरणों के अंतर्गत हुआ है, कुछ निश्चित चरणों के अंतर्गत हुआ है, और अगर हम उन चरणों की बात नहीं करेंगे तो फिर परिवार के उद्भव को समझ पाना काफी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पहली जो थियरी है, जो क्योंकि इसमें होता क्या था, मॉर्गन कह रहे हैं कि पहले का मनुष्य क्या करता था, पहले का मनुष्य भाई जंगलों में रहता था, हमने कल ही बताया था, और वहां पर कोई रिश्तेदारी नातेदारी नहीं चलती थी कि ये हमारे भाई हैं, ये हमारी दीदी हैं, ऐसा कुछ नहीं चलता था। वहां पर सब एक दूसरे के साथ फ्री रहते थे, खुले रहते थे, और कोई किसी के साथ भी अपना परिवार बना सकता था, या इंटरकोर्स से रिलेटेड वहां पर कोई भी टैबू नहीं था कि हमें किसके साथ इंटीमेट होना है और किसके साथ नहीं होना है, वहां पर ऐसा कोई टैबू नहीं था। लेकिन धीरे धीरे इसी क्रम में परिवार का जो विकास हुआ एक निश्चित चरणों के माध्यम से, भाई एक चरण आया, फिर 2 आया, फिर 3 आए, फिर 4 आए, ये जो 5 चरणों की हम बात कर रहे हैं, समरक्त, समूह, सिंडास्मियन, और ये जो आपके सामने 5 चरण लिखे हुए हैं, इसकी जब हम बात करेंगे तो वो कहते हैं कि इस प्रकार से धीरे धीरे एक बहुत लंबे समय में क्या हुआ, बहुत लंबे समय में परिवार का विकास हुआ। क्योंकि पहले क्या होता था, कोई भी चीज सेक्स कम्युनिज्म थी, भाई सेक्स कम्युनिज्म थी, यानी कि कोई रूल्स रेगुलेशन सेक्स को लेकर के थे ही नहीं, है ना। अच्छा, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये चीजें बढ़ी तो मॉर्गन कहते हैं कि 5 स्तर हुए, और इन 5 स्तरों के थ्रू ही परिवार का विकास हुआ। यानी पहला हमारा जो फैमिली हुई वो हमारी हुई समरक्त परिवार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेंजुनियस फैमिली। स्पेलिंग है इसकी CONSANGUINEOUS, कॉन्सेंजुनियस फैमिली, ठीक है। कॉन्सेंजुनियस फैमिली, इसको पहला टाइप की फैमिली है, जिसको हम बोलेंगे समरक्त परिवार या फिर कॉन्सेंजुनियस फैमिली। मॉर्गन कहते हैं ये परिवार के विकास का पहला चरण है ना। मॉर्गन कहते हैं कि जो हम जिस समरक्त परिवार की बात कर रहे हैं, वो हमारा परिवार के विकास का पहला चरण है, ठीक है। वो हमारा परिवार के विकास का पहला चरण है, कौन सा मिली। और परिवार के विकास का पहला चरण कैसे है, क्योंकि यहां पर जो टैबू आजकल हम लोग देखते हैं कि भाई बहन की शादी आपस में नहीं होगी, चचेरे भाई बहनों की शादी आपस में नहीं होगी, बुआ की बेटी के साथ शादी नहीं होगी, ताऊ जी की लड़की के साथ शादी नहीं होगी, किसके साथ होगी किसके साथ नहीं होगी, यानी कि ये जो नियम लगे ये उस टाइम पर कोई नियम नहीं थे। यानी कि जो कॉन्सेंगुइनस पहला स्टेज है जो फैमिली का, उसमें भाई और बहन के बीच भी यौन संबंध पाए जाते थे, ठीक है ना। अच्छा, यानी कि किसी भी तरीके से वहां पर कोई भी टैबू नहीं था, कोई भी नियम नहीं थे, कोई भी सेट ऑफ रूल्स नहीं था, ठीक है। यानी परिवार का सही रूप था ही नहीं वहां पर आज के हिसाब से अगर हम देखें, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंगुइनस फैमिली। मॉर्गन कहते हैं इसके बाद धीरे धीरे जब समाज आगे बढ़ा तो जो दूसरा स्टेज आया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये थियरी, जो दूसरा स्टेज आया इसको हमने कहा पुनर्लुआन, और हिंदी में कहेंगे समूह परिवार। मैं इनकी शिकायत थी कि हम हिंदी टर्म समझ नहीं पाते हैं,
तो थोड़ा सा इंग्लिश टर्म आप लोग भी सीखिए और मैं भी सीख, मैं का तो है इंग्लिश, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं पुनालुअन फैमिली, समूह परिवार या फिर पुनालुअन फैमिली। मॉर्गन कहते हैं कि इस टाइप की जो फैमिली हुई, यहाँ पर भाई बहन के बीच में तो जो है रिलेशंस बंद हो गए क्योंकि धीरे धीरे ग्रुप का इवॉल्व हो गया था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ग्रुप मैरिज पाई जाती थी, है ना। यहाँ पर लोग समूह में विवाह करते थे और ग्रुप समूह में शादी करते थे, एक साथ रहते थे। यानी वहां पर ऐसा नहीं था कि ये हमारी पत्नी है, ये हमारे पति हैं, ये हमारे हैं, ये आपके हैं, ऐसा वहां पर कोई नहीं था। बस वहां पर सब जो समूह का है वो सभी का है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इस तरीके के परिवार में ग्रुप मैरिज पाई जाती थी। और क्या पाया जाता था, एक समूह के परिवार, एक समूह की सभी लड़कियों की शादी दूसरे समूह के लड़कों से हो जाती थी, दूसरे समूह के लड़कों की शादी पहले समूह के लड़कों से हो जाती थी। यानी ये दूसरा स्टेज आया पुनालुआन, जिसको हम कहते हैं हिंदी में समूह परिवार। तीसरा स्टेज इसके बाद जो आया उसका क्या नाम था, आइए देख लेते हैं। तीसरा जो स्टेज आया उसको हम हिंदी में कहते हैं सिंडास्मियन। हिंदी में भी सिंडास्मियन कहते हैं और इंग्लिश में भी सिंडास्मियन कहते हैं। सिंडास्मियन इंग्लिश में से कहेंगे, इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग है SYNDIASMIAN, सिंडास्मियन फैमिली। ये हमारा तीसरा स्टेज था। इस बार नेट में पूछ लिया गया था कि भाई चारों को लाइन से लगाओ। अब जिसने ढंग से नहीं पढ़ा होगा वो चारों को लाइन से नहीं लगा पाएगा। तो सिंडास्मियन फैमिली बताइए, सिंडास्मियन फैमिली में क्या होता था। मॉर्गन कहते हैं दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द फैमिली, यानी ये परिवार के विकास का तीसरा चरण माना जाता है। इस स्तर में क्या हुआ, इस स्तर तक आते आते एक पुरुष का विवाह एक स्त्री से होने लगा। जैसे अब होता है वैसा यहां तक आते आते इंसान इतना समझदार हो गया कि एक पुरुष होगा भैया और एक स्त्री होगी। लेकिन आज के जितना समझदार तभी भी नहीं हो पाया था। होता क्या था, विवाह तो एक पुरुष का एक स्त्री से ही होगा, लेकिन वो पुरुष और वो स्त्री जितने भी जो है पुरुषों या फिर जितनी भी स्त्रियों के साथ एक समान रूप से यौन संबंध स्थापित कर सकते थे। यानी कि यहाँ पर भी धीरे धीरे ये पता चल गया लोगों को कि सिंगल रहना है, लेकिन सिंगल मैरिज करनी है, लेकिन अभी उसके बारे में ज्यादा नहीं ये लोग जान पाए। अच्छा, फिर इसके बाद चौथा जो परिवार, जो चौथा टाइप की फैमिली बताई, जो फोर्थ टाइप की फैमिली बताई, जिसको हम लोग कहते हैं पितृसत्तात्मक परिवार या इंग्लिश में कहते हैं पैट्रियार्कल फैमिली, है ना, जिसको हम लोग हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं पैट्रियार्कल। सर ये थर्ड वाले में सर आपने, हाँ बताओ। सर ये थर्ड वाले में एक से विवाह कर सकते थे ना विवाह तो एक से ही करेंगे, लेकिन यौन संबंध और पुरुषों या और समझ स्त्रियों में के नहीं साथ आया। भी बना सकते थे। हाँ ठीक है, कर सकते थे। हाँ कर सकते थे। विवाह एक के साथ होगा लेकिन यौन संबंध बाकियों के साथ भी हो सकते थे, उस परिवार की जो महिलाएं या उस परिवार के जो दूसरे पुरुष हुआ करते थे। जैसे कि भाई एक परिवार में कई सारे, जैसे राम जी की शादी हुई तो राम जी चार भाई हैं और उधर भी 4 लड़कियां हैं, तो चलो सबकी शादी, 4 भाइयों की शादी 4 बहनों से हो गई। लेकिन उसके आगे का किस्सा यहाँ पर नहीं था, वो मैंने एग्जाम्पल थोड़ा सा गलत दे दिया, लेकिन मतलब समझ लो बेसिक क्या था। ठीक है ना, यानी एक परिवार के सभी भाई और दूसरे परिवार की सभी बहनें आपस में एक साथ, मतलब ग्रुप में मैरिज हो रही है ना, या फिर एक साथ शादी कर ली। चौथा जो आया हमारा, जिसको हम कह रहे हैं पैट्रियार्कल फैमिली। अब यहां तक आते आते, इस फोर्थ टाइप ऑफ फैमिली तक आते आते, जो परिवार जो था ये ऐसा होने लगा कि इसमें पुरुष की श्रेष्ठता हो गई, यानी कि इसमें पुरुष जो है वो पूरी तरीके से श्रेष्ठ होने लगा। ये यहाँ पर स्त्री तो एक ही शादी करेगी, लेकिन पुरुष चाहे तो कई सारी पत्नियां रख सकता था। स्त्री एक ही शादी कर सकती थी, लेकिन पुरुष कई सारी पत्नियां रख सकता था, क्योंकि पुरुष के अधिकार स्त्रियों की तुलना में अधिक थे। ठीक है ना। अच्छा, और मतलब जो सत्ता होगी, जो अथॉरिटी होगी वो भी पुरुष की होगी, जो हमारा क्या बोलते हैं सारे पावर होंगे वो भी पुरुष के पास ही होंगे, है ना। और ये पूरी तरीके से ऐसा होने लगा कि अब यहाँ पर जो पैट्रियार्कल फैमिली हम लोग आज देखते हैं, या जो पितृसत्तात्मक परिवार हम लोग आज देखने को पाते हैं, ये कहीं ना कहीं उस समय पर भी हमें ऐसा ही वो जो चौथी स्टेज आई इसमें ऐसा ही कुछ होने लगा था। अच्छा जी, आगे देखते हैं। ये
मॉर्गन कहते हैं ये चौथी स्टेज के बाद जो हमारी पांचवी स्टेज आई ये सबसे सही थी। इस स्टेज का नाम था पैट्रियार्कल फैमिली, सॉरी मोनोगैमियन फैमिली, सॉरी इस स्टेज का नाम था मोनोगैमियन फैमिली, मोनोगैमियन। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं एक विवाही परिवार, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं एक विवाही परिवार। यानी इस परिवार तक आते आते, इस परिवार के उद्विकास तक आते आते क्या हुआ, यहां तक आते आते पूरी तरीके से हम लोग ऐसे रहने लगे। इस परिवार तक आते आते हम लोग एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करने लगा, एक स्त्री एक पुरुष से विवाह करने लगी। मॉर्गन कहते हैं कि इस प्रकार के परिवारों में, इस प्रकार के परिवार में क्या हुआ, इस प्रकार के परिवार से ही आधुनिक समाजों का विकास हुआ। इसी तरह के परिवार आज हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है ना? अच्छा जी, आगे देखते हैं। क्योंकि एक विवाही जो परिवार है वही तो सही फाइनल में आज भी पाया जाता है। ज्यादातर लोग एक विवाही परिवार ही हमें देखने को मिलता है समाज में। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा परिवार है, ये परिवार के साथ ही साथ ये इसके पांचों स्टेप होंगे जिनको कि हम इस आधार पर समझ सकते हैं। समझ में आ रही है बात? क्यों भाई? ठीक है, यानी कि जी सर। सबसे पहले Yes, sir. सबसे पहले आपका आ जाएगा कॉन्सेंजुइनस फैमिली। ठीक है, तो उसके बाद आ जाएगा आपका पुनालुआन फैमिली, उसके बाद आपका आ जाएगा सिजास्मियन फैमिली, उसके बाद आ जाएगा आपका पैट्रियार्कल फैमिली, और लास्ट में आपका आएगा एक विवाही परिवार या फिर मोनोगैमस फैमिली, है ना, मोनोगैमियन फैमिली। हिंदी में कहें तो समरक्त परिवार, समूह परिवार, सिजास्मियन परिवार और पितृसत्तात्मक परिवार और एक विवाही परिवार। ये 5 क्रम चलेंगे और इसी आधार पर परिवार का विकास होगा। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि परिवार का विकास किन 5 स्टेजेस में हुआ, तो आप उसको ये सारी स्टेजेस बता सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आइए, यस सर। हम लोगों ने अभी ऊपर एक और चीज देखी थी, हालांकि ये बेकोफन वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेकोफन भी बताते हैं कि ये 4 तरीके से जो है हमें देखने को मिला, है ना। इसके बाद कुछ चीजें हैं जो हमें बस पॉइंट वाइज ध्यान रखनी है। जैसे कि जेसी बर्नार्ड एक विचारक हुए। जेसी बर्नार्ड आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। जेसी बर्नार्ड, जिन्होंने, उनकी बुक आई द फ्यूचर ऑफ मैरिज। इसमें इन्होंने परिवार का जो भविष्य होगा, यानी फ्यूचर ऑफ मैरिज, इसके बारे में इन्होंने डिटेल में बताया कि इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। इस आधार पर हम इसे जो है देख सकते हैं कि ये हमारे कि किस तरीके से हमारा परिवार आगे चल करके हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा भाई, आगे देखते हैं। ये इसके बाद एक और बुक आपको देखनी है, जो बुक है डेविड कूपर की। डेविड कूपर का नाम ध्यान रखना है। और डेविड कूपर की बुक है द डेथ ऑफ द फैमिली। ठीक है, द डेथ ऑफ द फैमिली में डेविड कूपर क्या बताते हैं, बेसिक जान लीजिए। द डेथ ऑफ फैमिली में डेविड कूपर बताते हैं, वो कहते हैं जैसे आज परिवार चल रहे हैं, है ना, ये पूरी तरीके से आगे आने वाले समय में नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि इस तरीके से परिवार ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं सरवाइव कर पाएंगे? क्योंकि परिवार क्या कर रहा है, परिवार स्त्रियों का और अपने सदस्यों का शोषण कर रहा है। क्योंकि जो नारीवादी विचारक होते हैं आपके फेमिनिस्ट वाले, वो यही तो, जो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट हैं, यानी जो मार्क्सवादी नारीवादी हैं, वो ये मान करके चलते हैं कि भाई परिवार जो है वो शोषण का अंग है। परिवार जो है वो शोषण का एक अंग है। अच्छा, इसको कैसे समझेंगे भाई? एक कोट मैं पढ़ रहा था, एक कोटेशन मैं पढ़ रहा था एक दिन। उस कोटेशन में लिखा हुआ था कि जिस दिन स्त्रियां अपने श्रम का हिसाब मांगेंगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन स्त्रियां अपने श्रम का हिसाब मांगेंगी, उस दिन मानव इतिहास की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी। बात समझ में आई कुछ? ये कोटेशन समझ में आया? कोटेशन है कि जिस दिन स्त्रियां अपने श्रम का हिसाब मांगेंगी, उस दिन मानव श्रम की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी। क्योंकि स्त्रियों ने तो शुरू से काम किया है,
स्त्रियों ने कभी कहा कि नहीं नहीं हम तो घर पे काम करते हैं, हमको इस बात की सैलरी दो, नहीं दी, ऐसा तो नहीं कहा। इसीलिए डेविड कूपर कहते हैं कि जो परिवार है वो हमेशा से स्त्रियों का शोषण करते हुए आया है, इसीलिए परिवार एक दिन विघटित हो जाएगा और परिवार का विलय हो जाएगा। इसीलिए उनकी बुक का नाम है द डेथ ऑफ द फैमिली। ठीक है, आगे देखते हैं। ये इसके बाद एडमंड लीच का भी यही मानना है। एडमंड लीच भी कहते हैं कि परिवार जो है वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है ना। और अगर हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करें तो परिवार को कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता है। ठीक है, अच्छा, यहां पर एक बात आती है टालकट पार्सन्स की, और टालकट पार्सन्स कहते हैं कि परिवार की अगर हम बात करें तो परिवार के केवल दो महत्वपूर्ण काम हैं भैया, इसके अलावा कोई काम नहीं है। परिवार के केवल दो महत्वपूर्ण काम हैं। पहला तो महत्वपूर्ण काम यह है कि वो बच्चों का सामाजिकरण करे, है ना, यानी सोशलाइजेशन करे। सोशलाइजेशन पता है आपको क्या होता है? किसी को कोई एक्सप्लेन करेगा? हालांकि हम लोग सामाजिकरण बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग बेसिक चीज जान लें, सामाजिकरण क्या होता है। जो सामाजिकरण होता है हमारा, यानी कि जब हम पैदा होते हैं, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का होमोसेपियंस, वेरी गुड। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। और ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होने के साथ ही साथ ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य भी एक जैविक प्राणी है, मनुष्य भी एक जैविक प्राणी है। यानी कि जब मनुष्य पैदा होता है तो वो पूरी तरीके से एक जानवर होता है। भाई जैसे जानवरों के बच्चे होते हैं वैसे मनुष्यों के बच्चे होते हैं। तब उन्हें थोड़े ना पता होता है कि नहीं नहीं ये समाज के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लाल ट्रैफिक लाइट पे रुकना है और जो है गुड मॉर्निंग बोलना है टीचर से, ऐसा उन्हें नहीं पता होता। लेकिन जैसे जैसे वो समाज में रहते हैं, जैसे जैसे वो समाज के तौर तरीके सीखते हैं, उनका सामाजिकरण होता जाता है और वो पूरी तरीके से जानवर से, एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बन जाते हैं। ठीक है, जैविक एक बायोलॉजिकल एनिमल से एक सोशल एनिमल बन जाते हैं। ठीक है, जैविक प्राणी से एक सोशल एनिमल बन जाते हैं, सामाजिक प्राणी बन जाते हैं। और ये जो जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने की जो प्रक्रिया है, इसी को तो हम सामाजिकरण कहते हैं। यानी अगली बार से जब भी आपसे कोई पूछेगा कि सामाजिकरण की परिभाषा बताइए, तो आप उससे कहेंगे कि जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया को सामाजिकरण कहते हैं। ठीक है ना, बेसिक बात समझ में आई कि नहीं? जी सर। ठीक है, यानी जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने की जो प्रक्रिया है वो हमारी सामाजिकरण कहलाएगी। ठीक है, जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने की जो प्रक्रिया है वो सामाजिकरण कहलाएगी। जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने की जो प्रक्रिया है वो सामाजिकरण कहलाएगी। तो टालकट पार्सन्स कहते हैं कि फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि पहली चीज तो ये कि वो बच्चों का सामाजिकरण करे, है ना, यानी वो बच्चों को सोशलाइज करेगी। दूसरी चीज, वो किसी भी पर्सनैलिटी को स्थिर बनाएगी। यानी जब आप फैमिली में रहते हैं तो आपको ये बता दिया जाता है, भाई आपने जानवरों को देखा तो आपको पता चला कि नहीं, कि जानवरों में ऐसी कोई यूनिटी नहीं पाई जाती जैसी इंसानों में पाई जाती है। यानी कि अगर बहुत सारे आपने कभी देखा हो तो आप देखेंगे कि जानवरों के पास अगर एक रोटी है तो वो एक रोटी, उनके पास ऐसा नहीं है कि जाओ नहीं नहीं हमारे बच्चा खा ले, या उनके पास ऐसा मोह नहीं है। इवन कहा जाता है कि जो सांप होता है वो तो अपने ही बच्चे को खा जाता है ना। यानी आप कभी बंदरों को देखेंगे तो बंदर क्या करेगा, भाई उसको एक रोटी मिली वो जल्दी से खा जाएगा, उसके खिलाएगा बच्चों को भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मतलब उसके पास पहले खुद की भूख को शांत करने के लिए वो देखता है। लेकिन टालकट पार्सन्स कहते हैं कि जब आप परिवार में रहते हैं तो आप हमेशा अपने से पहले दूसरों के लिए करना जानते हैं। लड़कियां जो खाना खिलाती हैं अपने घर वालों को, घर पे काम करती हैं, खाना बनाती हैं, तो वो ऐसा करती होंगी बिल्कुल, क्योंकि अगर भाई चलो पहले सब लोग खा लें और उसके बाद दूसरे को खिला दें हम, लड़कियों के अंदर एक टेंडेंसी रहती है कि नहीं नहीं चलो इनको खाना खिला दो, अच्छे से अच्छा थाली लगा के दे दो, और अरे चलो हम एक रोटी कम खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये जो चीज है ये मतलब टालकट पार्सन्स कहते हैं ये व्यक्तित्व का जो स्थिरीकरण है, यानी पर्सनैलिटी को स्टेबल बनाता है ये। और ये स्टेबल बनाने का काम कौन करता है? स्टेबल बनाने का काम फैमिली करती है। सोशलाइजेशन करने का काम कौन करता है? फैमिली करती है। ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद आइए परिवार के कुछ प्रकार हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, प्रकार शब्द का मतलब पता है? एमए वालों को तो पता होगा, कंफर्म बताएं, क्योंकि हमें याद है कि हमने क्लास में बताया है। अब ये मत कहना कि नहीं पता है। हाँ भाई, प्रकार क्या? और नहीं पता है तो क्यों नहीं पता? क्योंकि अभी हमने एक दिन वीडियो भी भेजी थी फंक्शन की। अब बताओ। हेलो सर, पता है बताओ। सर, किसी भी इकाई द्वारा उससे संबंधित व्यवस्था को बनाए रखने में दिए जाने वाला योगदान ही प्रकार कहलाता है। ठीक है, और कोई हेलो। इसको, हाँ एकदम सही, और कोई इसको अच्छे तरीके से बता सकता है? हम्म की व्यवस्था की अनुकूल में योगदान कार्य होता है। बिल्कुल सही बात है। यानी कि मयंक, तुम्हें भी हमने एक दिन क्लास में बताया था, तुम लोगों को स्टार्टिंग के लेक्चर में। यानी हमने कहा कि ये एक व्यवस्था है हमारी, ठीक है, ये एक व्यवस्था है। अब या फिर ये हमारे ज़रूरी या फिर एक कोई व्यवस्था है, इसमें छोटे छोटे यूनिट्स हैं, ये ऐसे 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 ऐसे, ये छोटे छोटे यूनिट्स हैं। यानी कि ये जो संरचना बनी है, ये कैसे बनी है? इन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के तो बनी है ना। यानी कि ये संरचना इन छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर के बनी है। और ये जितनी भी इकाइयां हैं, ये सभी इकाइयां कुछ ना कुछ काम कर रही हैं। और ये कंट्रीब्यूशन किसको दे रही हैं? उस संपूर्ण व्यवस्था के प्रति। जैसे प्रियंका ने बताया, ये कह रही है कि कोई भी चीजें, कोई भी तत्व जो संपूर्ण व्यवस्था के प्रति अपना योगदान देते हैं, सकारात्मक योगदान देते हैं, उन्हें हम प्रकार्य कहते हैं। जैसे हम कहें कि अच्छा एक बात बताइए कि डॉक्टर्स का क्या फंक्शन है सोसाइटी में, तो आप कहेंगे सर डॉक्टर्स का तो बहुत बड़ा फंक्शन है, क्योंकि भाई कोई बीमार पड़ जाता है तो तुरंत डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, समाज में लोगों का ध्यान रखते हैं, है ना। तो ये डॉक्टर का फंक्शन है। हम कहें अच्छा चलिए ठीक है, टीचर का क्या फंक्शन है? तो टीचर का फंक्शन है कि वो बच्चों को पढ़ाता है, टीचिंग करता है। तो यानी हर इकाई का समाज में, टीचर हो, डॉक्टर हो, पुलिस हो, इंजीनियर हो, इवन कोई भी एक छोटी से छोटी इकाई जो समाज के निर्माण के लिए जिम्मेदार है, वो उस पूरे समाज में व्यवस्था के प्रति अपना योगदान देती है। ठीक है ना? उस पूरी व्यवस्था को चलाने में मदद करती है। ठीक है ना? अच्छा, और इसी चीज को हम उसका प्रकार कहते हैं, उसका फंक्शन कहते हैं। यहां पर क्या बात हो रही कि परिवार के प्रकार। अब हम आपसे पूछें बिना पीडीएफ देखे कि चलिए परिवार के कुछ प्रकार बताइए या फिर फैमिली के कुछ फंक्शन बताइए, तो बहुत सारे प्रकार है, तो आप ऐसे बता देंगे। बताइए अगर कुछ याद आ रहे हो तो। बताएं। सर सबसे पहले तो सर अगर सदस्य होने, सर राइट रॉन्ग, अभी क्या बताया तुमने? और सर सदस्य बताया सर। हम पूछ रहे हैं कि परिवार के प्रकार क्या होंगे, परिवार से फायदे गलत क्या है। हैं? परिवार से फायदे क्या होंगे ये बताओ। अगर समाज में परिवार है तो परिवार के फायदे क्या हैं? एक फायदा तो हमने अभी बताया था कि बच्चों का सामाजिकरण करता है, यही बता दो, है ना। बच्चों का पालन पोषण करता है कि नहीं करता है? परिवार नहीं होगा तो बच्चों को कौन पालेगा? आप कहाँ रहेंगे? दूसरी चीज, जैसे हमने कल बताया था कि भाई परिवार की जरूरत क्यों पड़ी, हम लोग कल इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि परिवार की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमें सुरक्षा चाहिए थी, है ना। सुरक्षा कैसी चाहिए थी? दोनों तरीके की। पहली सुरक्षा तो हमें चाहिए थी शारीरिक, यानी हमें सिक्योरिटी चाहिए थी, फिजिकल सिक्योरिटी भी, है ना। और दूसरी हमें चाहिए थी मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी भी। अब अगर आप परेशान हैं तो आपने मम्मी से अपना दुख बांट लिया, आपका दुख हल्का हो गया। आपने पापा से अपनी बात कह दी, आपका दुख हल्का हो गया। यानी कि परिवार का जो है शारीरिक प्रकार भी, शारीरिक सुरक्षा भी आपको प्रदान कर रहा है, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा भी आपको प्रदान कर रहा है। कहते नहीं जब सब खिलाफ हो जाते हैं तब भी परिवार वाले साथ में खड़े रहते हैं। यानी कि परिवार जो है वो आपको एक सिक्योरिटी प्रदान करता है, परिवार आपको एक स्टेबिलिटी देता है। आइए देखते हैं कि परिवार के कौन कौन से प्रकार हैं, है ना। मर्डॉक ने परिवार को बताया कि भाई, कल हम लोग जब पढ़ रहे थे कि मर्डॉक ने 250 समाजों पर अध्ययन किया
तो हमने ये भी तो पढ़ा था कि मर्डॉक ने ये जो है परिवार बताया कि परिवार हर जगह पाया जाता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? उन्होंने कहा था कि जो परिवार है वो हर जगह पाया जाता है। हाँ, उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं, परिवार के रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पाया हर जगह जाएगा। अच्छा, तो इसी तरह मर्डॉक कहते हैं कि परिवार के कुछ प्रकार होते हैं। तो मर्डॉक ने परिवार के 4 प्रकार बताए। आइए कौन कौन से बताए, आइए देख लेते हैं। पहला इन्होंने बताया कि यौन संबंधी प्रकार है, यानी कि सेक्सुअल फंक्शन। पहला ये बताते हैं सेक्सुअल फंक्शन, ठीक है। अच्छा, दूसरा परिवार का काम है रिप्रोडक्टिव फंक्शन। दूसरा क्या काम करेगा? रिप्रोडक्टिव फंक्शन करेगा, यानी बच्चे पैदा करेगा और बच्चों को पालन पोषण करेगा। तीसरा कौन सा है? इकोनॉमिक फंक्शन, यानी कि आर्थिक कार्य। तीसरा है आपका इकोनॉमिक फंक्शन या फिर आर्थिक कार्य। चौथा है आपका एजुकेशनल फंक्शन, यानी कि आपका शैक्षणिक कार्य। बात समझ में आ रही है? क्यों भाई? जी सर। ठीक है, यानी कि परिवार के काम क्या हैं? परिवार के ये चारों काम हैं, यौन संबंधी, प्रजनन संबंधी, आर्थिक और शैक्षणिक। यानी कि सेक्सुअल फंक्शन, रिप्रोडक्टिव फंक्शन, इकोनॉमिक फंक्शन और एजुकेशनल फंक्शन। ये सारे काम परिवार करेगा। और ये सारे काम परिवार करेगा, ये बता कौन रहा है? ये बता रहे हैं आपके मर्डॉक भाई साहब, है ना। मर्डॉक भाई साहब ने क्योंकि 250 परिवारों पर स्टडी करी थी, इसीलिए उन्होंने ये सब पता लगा लिया। अच्छा, इसके बाद कुछ फैक्ट्स हैं जो हम लोगों को पढ़ लेने चाहिए, मतलब एडिशनल हैं, लेकिन कई बार पूछ लिए जाते हैं अलग से, तो फिर ये होता है कि अरे ये तो रह गया, ये कैसे मिस हो गया, हाँ। तो आइए देखते हैं कौन कौन से। एक ये जो संस्कार है, इसको इंग्लिश में भी पुरुषोत्तमी संस्कार ही कहते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, धनुष बाण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। आदित्य है क्या? नहीं है। खैर, तो क्या बोलते हैं इसको, धनुष बाण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, किसी को पता है? बो एंड एरो, याद आ गया तुम लोग को। तो यार याद किया करो ये चीज, थोड़ा सा मेरी हेल्प कर दिया करो कभी कभी। बो एंड एरो, है ना। ये इसे कहते हैं बो एंड एरो रिचुअल, ठीक है मयंक। इसे बोलते हैं बो एंड एरो फंक्शन या रिचुअल, कुछ भी बोल सकते हैं। पुरुषोत्तमी हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं पुरुषोत्तमी संस्कार। परसुत्तमी संस्कार में क्या होता है? अच्छा, इसको हिंदी वाले थोड़ा सा और रिलेट कर सकते हैं। जनजातियों में क्या होता है, यहां पर हम लोग एक जनजाति की बात करेंगे जिसका नाम है टोडा जनजाति, ठीक है। यहां पर हम लोग जिस जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे उस जनजाति का नाम है टोडा जनजाति। अच्छा, टोडा जनजाति में भैया होता क्या है, आइए देख लेते हैं। टोडा जनजाति में क्या होता है, भले बच्चे का जैविकीय पिता कोई भी हो, जैविकीय पिता से मतलब समझ रहे हैं, या भले उस बच्चे का पिता कोई भी हो, मतलब पिता मतलब बायोलॉजिकल फादर, जो मतलब जिसका डीएनए एक हो, मतलब जो उसका पिता हो, सीधा सीधी बात समझो, जो उसका जैविकीय पिता हो, जिसका बच्चे का और पिता का डीएनए सेम हो, ठीक है, वो तो हो गया उसका जैविकीय पिता। लेकिन जनजातियों में, अभी हमने आपको एक बात और बताई थी कि जनजातियों में जब ग्रुप मैरिज पाई जा रही है, जनजातियों में जब पॉलीगैमी पाई जा रही, कल हम लोग पढ़ रहे थे ना पॉलीगैमस फैमिली और मोनोगैमस फैमिली, यानी कि जब एक पत्नी है और कई सारे पति हैं, तो फिर यह तय कर पाना मुश्किल होगा कि यह बच्चा किसका है, मुश्किल होगा कि नहीं। तो इसीलिए टोडा जनजाति में क्या होता है, टोडा जनजाति में जैविकीय पिता चाहे जो हो, लेकिन वहां पर एक संस्कार इसीलिए किया जाता है जिसका नाम है पर सुत पिमी। अब इसको याद करने के लिए आप क्या कर लेंगे, पर का मतलब होता है दूसरा, सुत का मतलब होता है बेटा, और पिमी से आप कुछ भी समझ लीजिए।
परसुतपिमी यानी दूसरे के बेटे को अपनाना, दूसरे के बेटे को मान लेना। इसमें क्या होता है, भले वो बच्चा किसी का भी हो, उसका बाप कोई भी हो, लेकिन होता क्या है, टोडा जनजाति में जो भी व्यक्ति यह एक ऐसा संस्कार है जो टोडा जनजाति में पाया जाता है, जिसका उद्देश्य होने वाले बच्चे का सामाजिक पिता निर्धारण करना होता है, यानी सोशल फादर। बायोलॉजिकल फादर चाहे जो हो, उसका फादर होगा कौन। इसमें जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति आकर के महिला को गर्भावस्था के दौरान 5वें महीने में, यानी जब उसकी 5th मंथ की प्रेगनेंसी होती है, तो उसको बो एंड एरो देता है, यानी धनुष और बाण देता है। इसको हम बोलते हैं बो एंड एरो सेरेमनी। धनुष और बाण गिफ्ट करता है, उसको ही उस बच्चे का पिता बना दिया जाता है कि आज से तुम ही इस बच्चे के पापा हो। बात समझ में आ रही है? इसे हम बोलते हैं परसुतपिमी संस्कार। पूछ लिया जाता है कभी कभी कि परसुतपिमी संस्कार किस जनजाति में पाया जाता है या क्या होता है। परसुतपिमी संस्कार में पिता माता को क्या गिफ्ट करता है, तो आपको बताना होगा कि धनुष बाण गिफ्ट करता है। अच्छा, यानी कि उस बच्चे का पिता कौन था हमें नहीं पता, लेकिन हुआ क्या, जिस भी पुरुष ने उस महिला को धनुष बाण गिफ्ट कर दिया, वो उसे उसका पिता बना दिया गया। अब उस बच्चे से जुड़ी सारी जिम्मेदारियां उसकी हो गई। इसे हम बोलते हैं परसुतपिमी संस्कार। याद रहेगा? ऐसे याद करोगे तो याद रहेगा। Yes, sir. पर मतलब दूसरे का, सुत मतलब Yes, sir. लड़का, और पिमी मतलब संस्कार। Means दूसरे बेटा। के लड़के को अपनाने की जो प्रक्रिया है या दूसरे के लड़के को जो अपनाने का संस्कार है, उसे हम परसुतपिमी संस्कार कहते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं। आइए, नायरों में क्या, अच्छा इसके बाद ये उसको धनुष बाण गिफ्ट कर देता है और वही उस बच्चे का बाप बन जाता है। उस दिन से उसे ही होने वाले बच्चे का सामाजिक पिता मान लिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ और ऐसे ही फैक्ट हैं कि जो नायर होते हैं, नायरों में जो सिंगल फैमिली होती है उसे ताओजी कहते हैं। ताओजी, जैसे कई बार पूछ लिया जाता है कि नायरों में एकल परिवार को क्या कहा जाता है, तो उसे ताओजी कहा जाता है। ठीक है, बाकी चीजें इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये किताब इंपॉर्टेंट है जेडी मैन की, ये आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी पे। जेडी मैन, इनकी बुक का नाम है हिंदू लॉ एंड कस्टम। हिंदू लॉ एंड कस्टम, ठीक है ना? हिंदू लॉ एंड कस्टम, ये किताब आपको ध्यान रखनी है, हिंदू लॉ एंड कस्टम। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। हाँ, ये आया इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारा, इसमें से कई क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये पीडीएफ हम आपको दे देंगे कुछ दिन में, अभी फिलहाल आप लोग नोट्स बनाना सीखिए, क्योंकि एक बार हम पीडीएफ देने लगेंगे ना, फिर आप लोग नोट्स उतने अच्छे से नहीं बनाएंगे। पीडीएफ तो हम आपको देंगे टाइम टू टाइम, लेकिन नोट्स आप लोग अपनी कॉपी पर, जैसे इन्होंने बनाए थे, क्या नाम, पूजा ने, तो उसी तरह से आप लोग भी बनाते रहिए। अच्छा, कूले ने, CH कूले एक विचारक हुए, CH कूले, फिर एक बुक आ गई, देखिए। इसीलिए कहते हैं ना, बुक्स बहुत हैं, बुक्स आप ध्यान रखिएगा, बुक्स आप याद करते चलिए। कूले की एक बुक आई जिनका नाम था CH कूले, जिन्हें कि हम लोग कूली बोलते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन इनका कूली है। CH कूले की एक बुक आई जिसका नाम था ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, चार्ल्स कूले की बुक आई ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। इस किताब में चार्ल्स कूले ने क्या बताया? इस किताब में चार्ल्स कूले ने बताया कि भैया, जिन ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, जिस फैमिली की आप लोग बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो फैमिली ही नर्सरी है ऑफ ह्यूमन नेचर। कई बार पूछा जाता है कि बच्चों की या समाज की नर्सरी कहाँ है? नर्सरी पता है ना आप किसको कहते हैं? किसे कहते हैं बताइए? नर्सरी दो तरीके की होती है नर्सरी।
जहाँ पे पेड़ पौधे हैं सर। यस सर। वेरी गुड। पहली बात तो सर एक तो नॉर्मल जो हम लोग जानते हैं। जो प्रियंका ने बताई, एक तो वो होती है जहाँ पेड़ पौधे उगाए जाते हैं छोटे छोटे, उसे कहते हैं नर्सरी। दूसरा एक क्लास, नर्सरी क्लास होता है। तो चाहे आप पेड़ पौधे वाली यस सर। इससे याद रखिए, चाहे आप क्लास वाली नर्सरी से याद रखिए, पेड़ पौधे में, पेड़ पौधे वाली जो नर्सरी होती है उसमें भी छोटे 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 पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, वहीं से लोग खरीद के ले जाते हैं और बड़े बड़े पेड़ बन जाते हैं। लेकिन और जो छोटी क्लास वाली नर्सरी होती Yes, है उसमें भी सेम चीज होती है। बच्चे सबसे पहले छोटी वाली क्लास में आते हैं और यहीं से वो जो है, इसीलिए इंसान कहता है कि बच्चों को शुरू से जो है अच्छी स्कूलिंग दो, क्योंकि अगर उन्हें अच्छी स्कूलिंग दोगे तब वो जाकर के शुरू से अच्छी जगह पढ़ पाएंगे, अच्छी जगह सीख पाएंगे। इसीलिए अपनी पुस्तक में कूले कहते हैं कि जो फैमिली है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, जो फैमिली है वो क्या है? नर्सरी है। किसकी नर्सरी है? ह्यूमन नेचर की, नर्सरी ऑफ ह्यूमन नेचर। ठीक है, या नर्सरी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। यहां पर वही बात लिखी हुई है कि कूले कहते हैं परिवार जो है वो मानव स्वभाव की पोशिका है, नर्सरी ऑफ ह्यूमन नेचर है। ठीक है, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है निकल करके, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली। आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली, आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली। फिर से लिख देते हैं उसको जरा, आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली। हिंदी में इसे कहेंगे विलगित नाभिकीय परिवार। विलगित नाभिकीय परिवार, विलगित नाभिकीय परिवार। अच्छा, विलगित नाभिकीय परिवार क्या होता है? कल हम लोग पढ़ रहे थे, एक फैमिली का टाइप हम लोगों ने कल पढ़ा था, शायद आपको याद आ रहा हो। एक फैमिली का टाइप हम लोगों ने पढ़ा था जिसका नाम था नियो लोकल फैमिली। किसी को याद है? न्यू लोकल। याद है ना पूजा? यस सर, यस सर, याद है। ठीक है, क्या होता है नियो, Yes, sir. नियो लोकल फैमिली? जरा बता दो एक लोग। सर जो ना मात्र यानी ना पिता के घर पे वो घर पे रहते हैं, वो यानी जब शादी होती है तो वो लोग अपना अलग यानी रहते हैं जाके। वेरी गुड। यानी जब दंपत्ति, नवविवाहित दंपत्ति अपना नया घर बना लेते हैं, या अपना ना तो पिता के घर जाते हैं ना माता के घर जाते हैं, बल्कि वो अपना एक नया ही निवास स्थान बना लेते हैं, इसे हम कहते हैं नियो लोकल फैमिली, या हिंदी में कहते हैं नव स्थानिक परिवार। ठीक है, तो उसी तरह से, एक सेकंड रुक जाना यार, ये बहुत शोर हो रहा है, थोड़ा सा 2 सेकंड की और है। शोर आ रहा है ना? क्यों शोर आ रहा है क्या? सर बहुत ज्यादा नहीं आ रहा सर, थोड़ा बहुत सर, थोड़ा ज्यादा नहीं। अच्छा चलो, तब थोड़ा बहुत है, तब कोई दिक्कत नहीं। यानी कि जब हम लोग बात कर रहे हैं विलगित नाभिकीय परिवार की, तो विलगित नाभिकीय परिवार क्या होता है? विलगित नाभिकीय परिवार का मतलब है जो परिवार अलग रह रहा है ना? जो परिवार अलग रह रहा है, यानी कि ना तो वो इनके साथ रह रहा है ना वो उनके साथ रह रहा है, अलग अलग थलग रह रहा है, उसे हम कहते हैं आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली। आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली, ध्यान रहेगा आप लोगों को। विलगित नाभिकीय परिवार पूछा जाता है कि विलगित नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसने दी है, विलगित नाभिकीय बहुत पूछा जाता है। तो विलगित नाभिकीय परिवार की जो अवधारणा है, या ये जो कॉन्सेप्ट है, ये दिया था टालकट पार्सन्स ने। टालकट पार्सन्स ने विलगित नाभिकीय परिवार की अवधारणा दी थी, टालकट पार्सन्स ने। ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद देखते हैं ये तो ये यहां पर आपका विवाह वाला जो परिवार वाला चैप्टर है, ये यहां पर आपका समाप्त हो जाता है। परिवार में से कोई बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा क्वेश्चन कोई फंसे तो भले फंसे, हमें लगता नहीं है कि इसमें से इससे ज्यादा परिवार से कुछ फंसना चाहिए। ठीक है ना? सर अच्छा, परिवार के बाद यानी हम लोग तो क्या पढ़ रहे थे? हम लोग तो संस्थाएं पढ़ रहे थे भैया, कि संस्थाएं कौन कौन सी होंगी। तो जैसे कि परिवार एक संस्था है, इसी तरीके से राज्य एक संस्था है, इसी तरीके से धर्म एक संस्था है, इसी तरीके से विवाह एक संस्था है। यानी जैसे परिवार है, इसी तरीके से समाज में और भी संस्थाएं हैं जो कि समाज को स्टेबल बनाती हैं, जो कि समाज को हमारा जो कि समाज को रहने योग्य बनाती हैं।
ऐसी कई सारी संस्थाएं हैं। तो अब हम लोगों ने परिवार नामक संस्था तो पढ़ ली, अब हमको क्या पढ़ना है, विवाह नामक संस्था, यानी मैरिज क्या है। ठीक है, मैरिज पढ़नी है कि मैरिज में क्या होता है, या फिर मैरिज को कैसे पढ़ना है। तो विवाह तो एकदम थियरी है। अच्छा, मैंने वेस्टरमार्क की बुक लिखवाई है क्या, देखिए जरा पीछे, वेस्टरमार्क की कोई बुक लिखवाई हमने? लिखवाई होगी यार, नहीं लिखवाई है क्या? क्यों? हमने तो नहीं लिखी है। अच्छा, नहीं लिखी। नो सर, नहीं अच्छा, लिखवाया। नहीं लिखी तो ऊपर ऊपर देखो, ये हम स्क्रीन पे देखो, ऊपर जो है जब हम पढ़ा रहे थे, नहीं अभी अभी की बात है, इतना पीछे पलटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो ये सारे सिद्धांत लिखे थे, तुम लोगों ने नोट नहीं किए ये, हमें लगा था तुम लोग नोट कर लोगे। ये जो ये कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं, ये आपको नोट करने थे, तभी तो हम बोले थे कि इनको नोट कर लो। जैसे कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म, ये प्रिमिटिव थियरी ऑफ फैमिली प्लेटो की, सेक्स कम्युनिज्म मॉर्गन की, डेवलपमेंट थियरी बेकोफन की, मैट्रियार्कल थ्योरी रॉबर्ट ब्रिफॉल्ट की अपनी पुस्तक दी मदर में, और एक विवाही या फिर मोनोगैमस थियरी ऑफ फैमिली ई वेस्टरमार्क ने दी थी। वेस्टरमार्क लिखा है? हाँ सर। बाकी लोगों ने क्यों नहीं लिखा यार? हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। तुम लोग भी सर आपने हटा दिया था अच्छा, तुरंत चलो, इसी। चलो अब लिख लो, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, ये वेस्टरमार्क की बुक है, इंपॉर्टेंट किताब है, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। और इसके बाद अभी हमने एक और चीज नीचे बताई थी वेस्टरमार्क की, वो क्या थी, किसी को याद आ रही है? और एक पुरुष करेगा और एक स्त्री एक ही पुरुष से। हाँ, ये ठीक है ये बात। और एक चीज ध्यान रखेंगे, आप लोग चाहें तो वहीं पे लिख लें, वेस्टरमार्क कहते हैं कि एक विवाह जो है, एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है और वही रहेगा। एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप था और रहेगा। यानी हम देखें तो स्टार्टिंग में भी हमें एक विवाही मतलब मिल रहा है, और आगे भी आज भी हमें एक विवाही मिल रहा है। इसीलिए ये कहते हैं ई वेस्टरमार्क कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है और रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आइए। अब हम लोग विवाह पढ़ते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जब हम लोग विवाह पढ़ रहे हैं तो हमको देखना है कि मैरिज को हम अपने सेंस में भी समझें, अपने सेंस में मतलब अपनी सोसाइटी के सेंस में भी पढ़ें और दूसरी सोसाइटी के सेंस में भी पढ़ें। ठीक है, यानी कि विवाह एक ऐसी सामाजिक संस्था है जिसका उद्देश्य समाज में महिला और पुरुष के बीच होने वाले यौन संबंधों को नियमित करना है। यानी कि यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी निकल करके हमारे सामने आ रही है वो ये आ रही है कि भैया हमें सेक्स को रेगुलेट करना पड़ेगा, सेक्स को नियमित करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा, विनियमित। यानी कि अब सोचो शादी जैसी कोई चीज ना होती तो फिर कितना मुश्किल हो जाता है इस चीज को कंट्रोल करना। जब शादी है, जब एक विवाह नाम की संस्था बना दी गई, ये आपके पतिदेव हैं, ये आपकी पत्नी है, यानी कि हमने क्या किया, हमने इस चीज को रेगुलेट कर दिया, कुछ नियम जोड़ दिए। फिर वही बात आ गई सेट ऑफ रूल्स वाली, कुछ नियम जोड़ दिए और उन नियमों की मदद से ही अब आपको रहना है। यानी ये जो रेगुलेशन लगाई, ये किसने लगाई, ये विवाह नाम की संस्था ने लगाई, मैरिज नाम की इंस्टीट्यूशन ने लगाई। ठीक है, आगे देखते हैं, आइए। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद विवाह एक ऐसी सामाजिक संस्था है जिसका उद्देश्य समाज में महिला और पुरुष के बीच होने वाले यौन संबंधों को विनियमित करना है, यानी रेगुलेट करना है। कई समाजों में विवाह एक धार्मिक संस्कार है, कहीं इसे मात्रिक समझौता कहा जाता है। अच्छा, ये एक और इम्पोर्टेंट चीज है, आपको बताएं, इस्लामिक ट्रेडिशन में, जो आपका इस्लामिक ट्रेडिशन है उसके अनुसार जो विवाह है, विवाह केवल एक समझौता है। मतलब जैसे अपने यहाँ है ना कि 7 जन्म का बंधन है, 7 फेरे ले लिए, 7 जन्म का बंधन, वहां पर ऐसा कुछ नहीं है।
वहां पर क्या है, वहां पर ये बस एक समझौता है, और उस समझौते के सहारे ही आपको जो है उस समझौते को आपको समझना है, और वो एक बस कॉन्ट्रैक्ट है ना। क्रिश्चियनिटी में, क्रिश्चियनिटी का जो है बेसिक बेसिक जानकारी होनी चाहिए। हिंदू विवाह में, हिंदू विवाह में क्या होता है, हिंदू विवाह में जो विवाह है वो एक धार्मिक संस्कार है ना। मुस्लिम विवाह में क्या है, मुस्लिम विवाह में क्या है, एक समझौता है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट है। और ईसाईयत में क्या होता है, इस क्रिश्चियनिटी में विवाह का उद्देश्य होता है कि हमें एक अपने जैसा ही एक अच्छा बच्चा पैदा करना है, बच्चे पैदा करना। यानी कि अलग अलग समाज में विवाह के अलग अलग उद्देश्य हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, आगे देखते हैं, आइए। आगे देखते हैं। लेकिन सामान्यतः विवाह का कोई ना कोई रूप, जैसे फैमिली को किसी ना किसी तरीके से हर समाज में मिल रही थी, यानी भले हमारे मतलब की मिले ना मिले, लेकिन फैमिली तो भैया हर जगह है। तो उसी तरह से मैरिज हमारे हिसाब से होती हो ना होती हो, आग के चारों तरफ फेरे होते हो ना होते हो, कबूल है होता हो ना होता हो, चर्च में मैरिज होती हो ना होती हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से तो मैरिज होती ही होगी। इसीलिए वेस्टरमार्क कहते हैं, यहाँ पर देखिए वेस्टरमार्क कह रहे हैं कि वेस्टरमार्क का कहना है कि विभिन्न समाजों में अधिकार और विवाह यानी अथॉरिटी और मैरिज की प्रकृति को देखते हुए हम विवाह की कोई एक परिभाषा नहीं दे सकते। यानी हम विवाह को परिभाषित कर पाना काफी मुश्किल है। हम ये कह सकते हैं कि विवाह एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसका उद्देश्य समाज में महिला और पुरुष के बीच जो सेक्स रिलेशंस होंगे उसको रेगुलेट करना है, उसको कंट्रोल करना है, लेकिन हम उसकी एक स्पष्ट डेफिनेशन नहीं बता सकते, एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं बता सकते, ठीक है। हालांकि वेस्टरमार्क ने विवाह को, मैरिज को एक सोशल इंस्टीट्यूशन के बजाय एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं। वो कहते हैं कि जो मैरिज है वो सोशल इंस्टीट्यूशन तो है ही, सामाजिक संस्था तो है ही, साथ ही साथ एक आर्थिक संस्था भी है, ठीक है। अच्छा, फिर वही बात आ गई, मर्डॉक ने 250 समाजों की अध्ययन किया, 250 परिवारों का अध्ययन किया, और परिवार के विवाह के 3 स्वरूप बताए, या विवाह के 3 प्रकार बताए कि विवाह करके करना क्या है भैया। पहला जो काम है विवाह का, जो सबसे पहले नंबर पे आएगा, वो है आपका यौन संतुष्टि और आर्थिक सहयोग। यानी आपको जो है सेक्स और इकोनॉमिकल सपोर्ट, सेक्सुअल सपोर्ट और इकोनॉमिकल सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है संतानों का समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन। दूसरा पॉइंट क्या हो गया हमारा, सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण, और समाजीकरण हो गया। और तीसरा क्या हो गया हमारा, एक मिस हो गया क्या, हाँ सॉरी, यौन, पहला हो गया यौन संतुष्टि, दूसरा हो गया आर्थिक सहयोग, और तीसरा हो गया संतानों का समाजीकरण और लालन पालन, ठीक है ना। ये तीन मर्डॉक बताते हैं। इसके बाद फिर वही बात है, मेलनोस्की भी आ जाते हैं यहाँ पर। मेलनोस्की ने भी जो नीड थियरी बताई थी, जिस नीड थियरी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, नीड थियरी के अलावा मेलनोस्की बताते हैं कि मैरिज के भी 3 मतलब हैं, मैरिज के 3 उद्देश्य हैं। कौन कौन से, पहला तो है बायोलॉजिकल यानी कि प्राणी शास्त्रीय जिसको हम कह रहे हैं हिंदी में, पहला हो गया हमारा बायोलॉजिकल। दूसरा हो गया हमारा कल्चरल। अब सोचिए आपकी फैमिली ना होती तो आप रीति रिवाज, संस्कार कौन सिखाता आपको, अगर फैमिली ही नहीं थी तो, फैमिली ने ही तो सिखाए। इसके बाद आपका साइकोलॉजिकल, यानी तीसरा हो गया आपका साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, कल्चरल और साइकोलॉजिकल। ये 3 बेसिक आपके उद्देश्य हैं जो मेलिनोस्की बताते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफी है क्या, यस सर। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग बोर हो जाएं। जैसे इतना माइंड में आता रहेगा ना तो फिर हाँ, फिर वो ओवरफ्लो होने लगेगा, है ना। चलिए, तो कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लो इसमें से, किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो इसमें से पूछ लो।
आज की जो वीडियो हमने भेजी थी रोल और स्टेटस वाली, हम उम्मीद करते हैं आप लोगों ने देख ली होगी। किसने नहीं सर देखी? कल रात में जो भेजे थे हाँ ना। वही वही, मतलब पूजा देखी हाँ आपने? देख लिए। हाँ सर देख। मयंक? सर मैंने थोड़ी सी देखे थे, सर मैंने थोड़ा सा। अच्छा, काजोल ने थोड़ी सी देखी थी, प्रियंका ने थोड़ी सी देखी थी। यार पता है ना, जितना रोज दिया करे ना वो देख लिया करो, क्योंकि फिर अब जैसे इन लोगों ने देख ली है, अब अगर हम ऐसी कोई चीज बताएंगे तो तुम लोग फिर पीछे रह जाओगे और फिर ये लोग मतलब थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। सर लेट नाइट मॉर्निंग में कहाँ टाइम मिलता। हाँ बात तो सही कह रहे हो, मॉर्निंग में तो तुम लोग क्लास वहीं बैठे बैठे देख लिया करो यार क्लास में, जब तक हम नहीं पढ़ाते। तो लेकिन खैर, बस ये है कि जितना भी आपको हम कंटेंट डेली दें, बस आप उतना पढ़ के हमें दे दो, हम जितना पढ़ाएं उतना आप पढ़ लो, और जितना आप पूछो वो हम बता दें। मैं बस गारंटेड आपका जो है सब तैयार हो जाएगा, बस 2 महीने की देर है। महीने भर में तो सब तैयार करा देंगे, महीने भर में सब पेपर लगवा देंगे। उसके बाद केवल प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। बस जितना हम आपको बताते जा रहे हैं आप उतना याद करते जाइए और लिखते जाइए, रटते जाइए, वीडियो देखते सर जाइए। अगर बोलो तो प्रियंका। का एमए फर्स्ट सेमेस्टर से अगर आप तक के बिल्कुल क्लियर हो जाए एकदम से अरे तो होती। भैया हम तो वहीं थे, हम तो थे ही, अब तुम लोग नहीं पढ़ते सर आप फर्स्ट सेमेस्टर से कहाँ आए थे क्यों? सर? ऐसा नहीं है, पहले सेमेस्टर से ही तुम लोग नहीं आते थे। सेकंड सेमेस्टर से आए थे। चलो खैर जो भी है, तो कल मिलते ओके हैं। सर, अभी भी टाइम अभी भी है। बहुत समय यार, 2 महीने बहुत है, 2 महीने में तुम लोग यस सर, एकदम काबिल बन जाओगे। बस यस ये है सर, जितना सब काफी मंथ चीजें आ एग्जाम, हम जाएंगी। जितना भेजें बस उतना। नेक्स्ट मंथ है सर एग्जाम। हमने देखो सीधी बात, देखो समझ लो यार, कोई कंफ्यूजन अपने दिमाग में ना रखना। हमने ये नहीं कहा था कि नेक्स्ट मंथ में, Yes, sir. हमने कहा था कि एक इस बार का तो 15 दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि 15-20 दिन में हम कोई चमत्कार कर देंगे, घोल के पिला देंगे, क्योंकि नेट का सिलेबस इतना बड़ा है। लेकिन हाँ, अगले वाले नेट के लिए मैं जरूर गारंटी ले सकता हूँ। यस सर, ठीक है, तो इस बार तो आप लोग पेपर भरे ही होंगे, अगर नहीं भी भरे तो अगले बार के लिए आप डन रहिए, श्योर रहिए। यस सर, ठीक है ना? के लिए सर का एक ओके सर। क्या कह रहे हो मयंक? के लिए और कोर्स ले लेंगे। अरे नहीं, और कोर्स क्या, ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कौन सा कोर्स ले लोगे? बहुत टाइम है सर। अभी उसमें बहुत टाइम क्या है, आपका मार्च में अभी फॉर्म आ जाएंगे। मार्च में क्यों, दिसंबर में इधर होगा, दिसंबर में फिर जून फॉर्म। में जून में नहीं, जून तक नहीं जाएगा, अप्रैल में हो जाएगा, अप्रैल मई में, क्योंकि इस बार पिछड़ गया है तो इनको कवर कराना है ना, तो इसलिए उस बार के लिए जरूर हाँ आपका तैयार हो जाएगा। उस तब तक आप एकदम रट जाओगे हर चीज, कुछ बचेगा ही नहीं पढ़ने के लिए। ठीक है ना? तो बस इतना है कि डेली देखते रहो, डेली पढ़ते सर, रहो। हाँ बोलो प्रियंका। सर अभी पहले का पढ़ाया हुआ भी अगर आप पढ़ाने के लिए क्लैरिटी आ रही है इसमें कि हाँ हम लोग कर ले जाएंगे, इतना तो है कि कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। अभी देखो एक वीडियो ग्रुप पे लिंक भेजा है, Yes, sir. शॉर्ट का लिंक है, उसके सिर्फ 20 सेकंड का वीडियो है। तो उसमें वो टीचर कह रहे हैं कि बच्चे आते हैं और वो कहते हैं कि सर बस हमको आज ही पढ़ा दीजिए, आज ही हमको एकदम कलेक्टर बना दीजिए। यस सर, बस पेशेंस रखिए थोड़ा सा, कलेक्टर आप ऑलरेडी बन जाएंगे। बस ये है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, अचानक से कुछ नहीं होता है। समय हर चीज में इन्वेस्टमेंट मांगता है, जब आप किसी को इन्वेस्ट करेंगे तब आपको फायदा मिलेगा। तो खैर आज के लिए इतना काफी, ज्यादा लेक्चर देंगे तुम लोग बोर हो जाओगे। कल मिलते हैं ठीक 6:45 बजे, 15 मिनट पहले ज्वाइन कर लिया करो, काजोल, दीपाली, प्रियंका दोनों लोग, और मयंक और Okay, sir. मयंक पूजा तो आ ही गए थे, बाकी पूर्णिमा जी भी कल से टाइम से ही आ जाएंगी, तो फिर आसानी रहेगी, सब लोग साथ में ही शुरू करें। ठीक है ना? ओके थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।